ब्राइट फर्नीचर कंपनी हैज़ टू डिवीजन्स, डिवीज़न FXR एंड डिवीज़न FQR। तो जो ब्राइट फर्नीचर कंपनी इसके दो डिवीज़न है, एक का नाम है FXR और दूसरे का नाम है FQR। और इस दोनों के दोनों डिवीजन जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। ईच डिवीजन सर्व्स अ डिफरेंट मार्केट इन द फर्नीचर इंडस्ट्री। और ये दोनों डिवीजन फर्नीचर इंडस्ट्री के हैं, लेकिन जो फर्नीचर इंडस्ट्री में भी एक अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी को सर्व करते हैं। डिवीजन FXR मैन्युफैक्चर्स फर्नीचर डेट इज़ यूज बाय द कैंटीन्स और कॉफ़ी बार। और जो FXR है वो इस तरीके के फर्नीचर जो वो है वो बनाता है, जो कि ज़्यादातर कैंटीन या कॉफ़ी बार में यूज़ किए जाते हैं। द डिवीजन प्लान्स टू इंट्रोड्यूस कशन सीट फॉर द काउंटर चेयर। जो FXR है वो एक अभी वो बनाता है एक प्रोडक्ट काउंटर चेयर। अब वो कहता है कि मैं इस काउंटर चेयर में जो कॉफ़ी शॉप में या जो कैंटीन्स में जो कशन चेयर्स अभी तक मैं जो भेजता था, अब मैं इसमें एक और वैरायटी कर दूंगा कि एक कशन शीट वाले जो काउंटर चेयर है उसमें कशन सीट लगा दूंगा मैं। A cushioned seat currently made by the division FQR for use on its stylish tool could be modified for use on the new counter chair। और फिर आगे इन्फॉर्मेशन हमें और देता है कि जो FQR है वो अपने जो स्टाइलिश टूल है ना वो बनाता है, और उस स्टाइलिश टूल में कशन सीट है गद्दी जो है वो लगा देता है। कशन सीट यार बोलने में दिक्कत होती है, मैं गद्दी बोलूँगा, ठीक है। तो ये एक स्टाइलिश टूल बनाता है, उसमें वो गद्दी लगा देता है, ठीक है। तो मतलब इसको गद्दी चाहिए, ये गद्दी ऑलरेडी बनाता है, अपने स्टाइलिश टूल के लिए बनाता है ये। अ cushioned seat currently made by the division FQR for use on its stylish tool could be modified for use on a new counter chair। कह रहा है कि जो गद्दी इसको चाहिए और जो ये बनाता है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये जो गद्दी बनाता है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये FXR अपने काउंटर चेयर के लिए यूज़ कर सकता है। डिवीजन FQR कैन मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस टू द कशन सीट इजली। और जो डिवीजन FQR ये कहता है कि चल कोई बात नहीं, मैं अपने यहाँ ही तेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मैं गद्दी बनाता हूँ तेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके तेरे को मैं दे दूँगा। द रॉ मटेरियल्स यूज इन डिवीजन FXR सीट इज स्लाइटली डिफरेंट एंड शुड कॉस्ट अबाउट 20% मोर देन दोज यूज इन डिवीजन FQR स्टाइलिश टूल। तो ये कहता है कि चल कोई मैं अपने यहाँ ही इसको थोड़ा सा तेरे लिए मॉडिफाई करके मैं बना दूंगा। तो फिर FQR कहता है यार मेरे को ना जो काउंटर सीट होती है ना उसके लिए कशन चेयर चाहिए, मेरे को अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए। स्टाइलिश टूल वाला तो हल्के फुल्के क्वांटिटी का होता है, मेरे को काउंटर चेयर के लिए अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए। तो ना मेरे जो रॉ मटेरियल लगेगा गद्दी बनाने में वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। तो टेक्नोलॉजी तो मैं तेरी यूज़ करूँगा, लेकिन जो रॉ मटेरियल ना जो अपने लिए यूज़ करता है वो मेरे लिए यूज़ मत करिए, थोड़े से दूसरे रॉ मटेरियल यूज़ करिए। तो कह रहा है कि FQR जो इसके लिए FXR के लिए जो गद्दी बनाएगा उसमें अभी जो अपने रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है उसका 20% और रॉ मटेरियल वो उसको यूज़ करना पड़ेगा, कुछ 20% एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल इसको ऐड करने पड़ेंगे अपने रॉ मटेरियल में, ये कह रहा है। However, the labor time should be the same because the steel fabrication operation is basically the same। कह रहा है कि ठीक है रॉ मटेरियल भले ही आप जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल इसके अंदर ऐड कर रहे हो, लेकिन जो लेबर जो गद्दी बनाने में हो तो सेम ही लगेगा। हाँ देखो रॉ मटेरियल आपने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया, बट मतलब ऑपरेशन मतलब गद्दी बनाने में तो लेबर सेम ही लग रहा है ना। डिवीजन FQR इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। जो डिवीजन FQR है अभी वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसके पास एक भी उसका स्टॉक नहीं है, वो जो भी बनाता है सारा का सारा बिक जाता है, यानी जितने भी स्टाइलिश टूल है उसके सारे के सारे बिक जाते हैं। बाय मेकिंग द कशन सीट्स फॉर डिवीजन FXR, डिवीजन FQR हैव टू कट इट्स प्रोडक्शन ऑफ स्टाइलिश टूल। कह रहा है कि अगर मैं तेरे लिए बनाता हूँ गद्दी तो मेरे को अपना जो प्रोडक्शन है स्टाइलिश टूल का वो कम करना पड़ेगा। However, division FQR can increase its production of normal tools. The labor freed by not having to fabricate the frame or assemble the stylish tool can be shifted to the frame fabrication and assembly of the normal tool। अब देखो लेटर क्वेश्चन का जो लेटर पार्ट है उसमें पता चलता है कि FQR जो है वो सिर्फ स्टाइलिश टूल नहीं बनाता, वो नॉर्मल टूल भी बनाता है। तो कह रहा है कि जो FQR है वो क्या करेगा कि जैसे अब ये 200 गद्दी है, 200 गद्दी देखो हमें पता नहीं है अभी कि इसको FXR को कितनी गद्दी चाहिए, हमें अभी तक क्वेश्चन पढ़ के नहीं पता चला। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो 200 गद्दी चाहिए FXR को। अगर FXR को 200 गद्दी बना करके देते हैं तो इसकी जो स्टाइलिश टूल है वो उसकी प्रोडक्शन कितनी कम हो जाएगी, 200 यूनिट से कम हो जाएगी, क्योंकि अब 200 यूनिट में तो स्टाइलिश टूल लगा ही नहीं पाएगा। तो स्टाइलिश टूल जब मैं गद्दी लगा नहीं पाएगा तो स्टाइलिश टूल की प्रोडक्शन करके करेगा क्या।
तो ये क्या क्वेश्चन आगे कहता है कि जब स्टाइलिश टूल आप बनाओगे ही नहीं तो उस स्टाइलिश टूल में से गद्दी बना करके, मतलब जैसे आपने स्टाइलिश टूल नहीं बनाया 240 टूल, तो जितना भी घंटा लगा इतना घंटा आपके पास फ्री हो गया, स्टाइलिश टूल नहीं बनाओगे। लेकिन उसमें से स्टाइलिश टूल पूरा नहीं बना रहे, उसकी गद्दी तो बनाओगे ना, तो जो पूरा घंटा आपके पास बचा उसमें से गद्दी बनाने के लिए जितना घंटा यूज़ होगा उसको आप हटा दो, फिर बाकी जो फ्री घंटे बचे तो उसमें आप नॉर्मल टूल बना करके बेच सकते हो मार्केट में। वो ये कह रहा है। और कह रहा है कि लेबर आवर जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेबर आवर तो फिक्स ही हैं। तो ये हमारा की फैक्टर हो गया। डिवीजन एफ क्यू आर हैज़ एक्सेस डिमांड फॉर द बोथ प्रोडक्ट्स। तो कह रहा है कि डिवीजन एफ क्यू आर अगर नॉर्मल टूल भी बनाता है तो भी वो स्टॉक में नहीं पड़ेगा, वो भी बिक जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इतनी डिमांड है इसके एफ क्यू आर डिवीजन की, स्टाइलिश टूल या नॉर्मल टूल की भी। फॉलोइंग आर डिवीजन एफ क्यू आर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द टू टूल्स एंड द शेड्यूल ऑफ डिवीजन एफ क्यू आर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कह रहा है नीचे हमने आपको दो टेबल दे रखी है कि पहली टेबल है उसमें क्या है, जो एफ क्यू आर का जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रहा है स्टाइलिश टूल और नॉर्मल टूल दोनों का अलग अलग करके बता रखा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ रहा है एफ क्यू आर का जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो भी हमने आपको दूसरे टेबल में दे रखा है। नहीं, पहले टेबल में स्टैंडर्ड सेलिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है स्टाइलिश टूल और नॉर्मल कॉस्ट की और नॉर्मल टूल की, और दूसरे जो टेबल है उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखे हैं। तो देखो इसमें कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसमें हमें ये नहीं बताया कि इसमें से वेरिएबल कितने हैं या फिक्स कॉस्ट कितने, वो तो हमें इसके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जब हम जा करके देखें तब हमें पता चलेगा ना कि इसमें से वेरिएबल कितने फिक्स कॉस्ट कितने हैं। तो देखो ये है हमारे पास स्टाइलिश टूल, ये है स्टाइलिश और ये नॉर्मल का डाटा है, ठीक है, ये नॉर्मल है ये स्टाइलिश है। तो सेलिंग प्राइस दे रखी है 225 रुपये की, नॉर्मल की कितनी है 160 रुपये की। उसमें से रॉ मटेरियल हम लेस करेंगे। रॉ मटेरियल फ्रेमिंग के लिए, फ्रेम का मतलब क्या होता है, मतलब ढांचा, उसके लिए 32 रुपया, उसके लिए इतना लगता है। फिर जो गद्दी है गद्दी के लिए ये लगता है, नॉर्मल में देखो गद्दी तो लगती नहीं है, सिर्फ फ्रेमिंग लगता है ना। और सीट परचेज, और जो आपको सीट है वो तो परचेज करनी पड़ेगी, तो वो दोनों में आपको चाहे स्टाइलिश है तो नॉर्मल सीट तो परचेज ही करनी पड़ेगी। यानी देखो अगर आप इस तरीके से देखते हो कि स्टूल इस तरीके से है, ये 3 है, तो ये होगी आपकी फ्रेमिंग, ये 3 पैर, और ये होगी फ्रेमिंग, और ये होगी आपकी सीट, और सीट के ऊपर गद्दे। तो कह रहा सीट आपको बाहर मार्केट से परचेस करनी पड़ेगी, और स्टाइलिश टूल में सिर्फ गद्दे लगते हैं, नॉर्मल में गद्दे लगती नहीं, और फ्रेमिंग तो दोनों में ही लगेगी ना। तो इस तरीके से कह रहा है डायरेक्ट लेबर फ्रेम करने में इतना लगता है, फ्रेम करने में कितना लगता है, आधा घंटा लगेगा, चाहे नॉर्मल हो चाहे स्टाइलिश हो, ठीक है। और दोनों का डायरेक्ट लेबर आर का रेट सेम ही है। कशन फैब्रिकेशन, अब गद्दी लगाने में कितना समय लगता है, आधा घंटा लगता है, और डायरेक्ट लेबर पर आर वही 30 रुपये की है। तो देखो जो इसकी कॉस्ट आ रही है कशन वाली सिर्फ किस में आ रही है, स्टाइलिश वाले में आ रही है, नॉर्मल वाले में नहीं आ रही, क्योंकि नॉर्मल में गद्दी नहीं लगता है, नॉर्मल वाली में गद्दी नहीं लगता है। असेंबली, अब असेंबली तो दोनों में आपको करनी पड़ेगी, तो असेंबली देखो 0.5 इसमें, सॉरी, असेंबली स्टाइलिश करने में 0.5 लगता है और नॉर्मल करने में 0.3 लगता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल में आपको गद्दी की असेंबली करनी होती नहीं है, इसलिए आपको जो लेबर आ रहा है कम लगते हैं असेंबली में, सिर्फ 0.3 लगता है, जबकि स्टाइलिश में आपको गद्दी की भी असेंबली करनी होती है, इसलिए इसमें लेबर आवर ज़्यादा लगता है, 0.5 का लगता है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा, और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है इसमें आप देखोगे तो वेरिएबल और जो फिक्स है वो अलग अलग नहीं किया हुआ है, मतलब ये टोटल है, इसके अंदर वेरिएबल ओवरहेड दोनों दे रखे हैं, ठीक है। फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो दे रखा है ये फिर उसकी आगे बता रखा है डिटेल में कि इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल इतना है, इनडायरेक्ट लेबर इतना, क्योंकि जो अगर ये डायरेक्ट होता तो प्राइम कॉस्ट बन जाता, ये ऑलरेडी यहाँ पे आता, ये इनडायरेक्ट है इसलिए तो ओवरहेड में आ रहा है। तो इस तरीके से दे रखी हैं इसमें, और क्या रखा है इसमें आखिर में कि टोटल ओवरहेड हमारे हो गए 1,53,60,000, और कैपेसिटी या और डायरेक्ट लेबर आवर्स हमारे पास है कितने, 3 लाख। और क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट लेबर आवर हम इंक्रीज नहीं कर सकते, यानी जो लिमिट है डायरेक्ट लेबर आवर की कितनी है, 3 लाख आवर की है। और इस तरीके से इसने दोनों को डिवाइड करके ओवरहेड रेट निकाल दिया। इसमें ओवरहेड रेट में क्या है, वेरिएबल ओवरहेड रेट भी और फिक्स ओवरहेड रेट भी, यानी टोटल का है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड कह रहा है एज्यूम करो कि जो डिमांड है वो 200 यूनिट की है, यानी जो डिवीजन है
ये वाला अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे जो FXR डिवीज़न है उसको गद्दी चाहिए वो, क्योंकि वो अपने काउंटर सीट पे गद्दी लगाना चाहता है, तो कहता है वो 200 गद्दी मांग रहा है। तो अब क्या होगा, कौन सी ट्रांसफ़र प्राइस फिक्स होगी अगर ये 200 गद्दी मांगता है तो तो देखो ये ट्रांसफ़र प्राइस हमसे पूछ रहा है, तो ट्रांसफ़र प्राइस पूछ रहा है तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमसे क्या पूछना चाह रहा है, मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस। जाहिर सी बात है, जब ट्रांसफ़र प्राइस सिर्फ लिखा है तो ये हमसे मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस पूछ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना। अभी आप इसको भूल जाओ, ये भी है, ये सब भूल जाओ अभी इसको। अब हम वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं कि कितनी आ रही है वेरिएबल कॉस्ट कशन सीट की। देखो कशन सीट में मटेरियल कितने का लगा, वो तो देखो यहाँ पे है ना ऑलरेडी, जो रॉ मटेरियल लगा है वो कशन सीट में कितने का लगा है, 9 रुपया 60 पैसे की पैडिंग लगी है। ये पर यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, तो 9 रुपये 60 पैसा की पैडिंग और विनाइल लगी 16 रुपये की। यानी जो मटेरियल है वो कितनी, 9 रुपये 60 पैसा 16 रुपये की लगा है। और चूँकि ये जो गद्दी है वो किसके लिए, काउंटर सीट के लिए बना रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगा है, एक्स्ट्रा मटेरियल हम रॉ मटेरियल हमने जोड़ा है, क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट होती है काउंटर सीट की गद्दी की, तो 20% हमने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। अब लेबर कितना लगा है, जैसे कि लेबर का रेट तो हमें पता ही है 30 रुपया, है ना। सब जगह देखो लेबर का रेट दे रखा है 30 रुपये। लेकिन जो कशन बनाने में लेबर आर हमें कितनी लग रही है, 0.5 लग रही है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कशन के लिए जो लेबर आ रहा है वो लग रही है 0.5, तो 15 रुपये आ गया, तो 0.5। तो लेकिन देखो हम एक बार इसका ना वर्किंग नोट देख लेते हैं, वर्किंग नोट से भी आपको पता चल ही जाएगा। देखो स्टाइलिश टूल को बनाने में कितने लेबर आर लग रहे हैं, 1.5 लेबर आर। कैसे, फ्रेम में लग रहा है, फ्रेम फैब्रिकेशन में आधा घंटा, कशन में आधा घंटा, असेंबली में आधा घंटा, और नॉर्मल में फ्रेम बनाने में सिर्फ आधा घंटा, कशन में कुछ है नहीं क्योंकि नॉर्मल टूल में गद्दी होती नहीं है, और असेंबली में 0.3। तो मतलब आपने इस तरीके से देखा स्टाइलिश टूल में को 1 यूनिट बनाने में 1.5 घंटा लगता है और नॉर्मल टूल को बनाने में सिर्फ 0.8 आवर लगता है। और कशन सीट का क्या है, यहाँ से आप निकाल लो, देखो पता ही है कशन सीट, तो कशन सीट बनाने में 0.5 लगते हैं, तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि कशन सीट बनाने में 0.5 लगते हैं, यानी ये हमें पता चल गया 0.5 लगता है। ये मिटा दो इसको अच्छे से। तो हमने मटेरियल देख लिया, हमने लेबर पता कर लिया वेरिएबल कॉस्ट के लिए। अब हमें वेरिएबल ओवरहेड चाहिए, तो देखो अब हमें वेरिएबल ओवरहेड तो दे नहीं रखा है। हाँ इतना पता है कि लेबर आर वेरिएबल ओवरहेड में और फिक्स ओवरहेड में और जो लेबर में सेम ही होता है, लेबर आर तो सेम ही होते हैं, तो इसमें भी 0.5 आर लगेगा। लेकिन रेट क्या हमें पता नहीं, तो हम पहले रेट निकालते हैं। जो ग्रे का रखा है इसका मतलब हमें पता नहीं, तो पहले वर्किंग नोट हम 2 बनाएंगे, उससे हम रेट निकालेंगे। देखो तो सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे दे रखा है ना वेरिएबल, तो हम इसको 2 भाग में बांट करके मैंने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को 2 भाग में बांट दिया, और इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर को हमने वेरिएबल वाले में डाल दिया। फिर सुपरविजन के बारे में लिखा है इधर कि ये नॉन वेरिएबल, मतलब ये फिक्स्ड है। सुपरविजन क्या है, फिक्स्ड है। और पावर, तो सुपरविजन को हमने फिक्स वाले में डाल दिया 10 लाख। अब बात आई पावर की, पावर के बारे में लिखा है यूज वेरीज विद एक्टिविटी, रेट्स आर फिक्स। देखो चाहे रेट हो, जैसे रेट तो डायरेक्ट लेबर आर के भी फिक्स ही होंगे, रेट तो हमेशा फिक्स ही होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स ओवरहेड है, रेट तो फिक्स ही रहेंगे। यहाँ पे लिखा है ना यूज़ जो है वो वेरी करता है एक्टिविटी के साथ, यानी इसका यूज़ वेरी कर रहा है, यानी पावर जो इसकी टोटल कॉस्ट है वो वेरी कर रही है, तो यानी ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। हीटर लाइट, ये कह रहा है कि हीटर लाइट नॉन वेरिएबल है, फिक्स है, मतलब तो पावर वेरिएबल हो गया, हीटर लाइट नॉन वेरिएबल हो गया। मिसलेनियस ओवरहेड कह रहा है, मिसलेनियस ओवरहेड में कोई चेंज नहीं आता चाहे कितनी भी लेवल की प्रोडक्शन हो, मतलब ये फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड है, तो ठीक है, मिसलेनियस फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड होगी। बाकी ओवरहेड आता है हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट, तो एम्प्लॉय बेनिफिट में कहता है कि ये कहता है एम्प्लॉय बेनिफिट बना कैसे, तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और सुपरविजन, इन तीनों का जो 20% है वो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, यानी इन तीनों का 20% हमने उठा करके एम्प्लॉय बेनिफिट डाल दिया। तो देखो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर ये तो फिक्स, ये तो वेरिएबल है, लेकिन जो सुपरविजन है, देखो यहाँ पे सुपरविजन कह रहा है फिक्स्ड है, तो यानी इस पूरे टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट में ये वाला पोर्शन तो फिक्स है और इतना पोर्शन फिक्स नहीं है।
तो कितना परसेंट फिक्स नहीं है? सुपरविजन का 20% जो है फिक्स नहीं है, सॉरी सुपरविजन का जो 20% है वो फिक्स है। तो सुपरविजन है कितना? 10 लाख, 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। यानी टोटल 23 लाख में से 2 लाख हमारा जो है क्या वो फिक्स है, बाकी आप हमारा क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो 23 लाख में से 2 लाख रुपए हमारा जो क्या है वो फिक्स है, बाकी 21 लाख हमारा वेरिएबल है। तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल, टोटल वेरिएबल ओवरहेड निकल गया, टोटल फिक्स ओवरहेड निकल गया। अब हमें वेरिएबल ओवरहेड की रेट चाहिए, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड की रेट हमें चाहिए ताकि हम जो कशन सीट है उसका वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड इतना होगा। टोटल हमने देखा लेबर आर कितने हैं? 3 लाख, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 3 लाख। तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेबर आर इक्वल टू 20 पर आर हो गया। ये वेरिएबल ओवरहेड ₹20 पर आर। तो हमें यहाँ पे पता चल गया वेरिएबल ओवरहेड का जो 1 घंटे का जो रेट क्या है, ₹20। तो हमने यहाँ पे ₹20 डाल दिया, तो 10 आ गया हमारा वेरिएबल ओवरहेड का। तो अब हमने इन तीनों को इंटू कर लिया, तो हमारा ये आ गया पर यूनिट, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वेरिएबल ओवरहेड इतना, तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा? तो 200 कशन चाहिए, तो 200 इंटू 1 यूनिट से आप इंटू कर दो, तो आपका आ गया 1 यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उससे इंटू कर दो, तो आपका आ गया ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई 11,144 की। तो हमने आप यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख दी। अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए। मिनिमम भाई, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हो आप? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चाहिए। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो आपकी जो सेल जो लॉस्ट हुई है उसमें से जो टोटल जो लेबर आर जो आपके पास बच गया, जो आपने सेल नहीं करी, उसमें आपने क्या किया, जो नॉर्मल स्टूल आपने वो बना करके बेच दिया, तो वो तो आपको प्रॉफिट हो गया। वो तो आप पहले नहीं बेचते ना, वो तो आपने जब कशन सीट हमने मांगी उसके कारण आपको बना करके आपने बेचा, यानी आप एक तरीके से आपका अपॉर्चुनिटी गेन हो गया। यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो आपको जो प्रोडक्ट सेल जो लॉस्ट हुई कशन सीट बनाने के कारण, ये तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। फिर आपको अपॉर्चुनिटी गेन भी तो हुआ कि जो आपके पास जो वो खाली बच गया था लेबर आर, उस खाली लेबर आर को आपने यूज़ कर लिया नॉर्मल स्टूल बना करके बेचने में, है ना। तो यानी ये प्रोडक्ट 200 यूनिट का जो स्टाइलिश था स्टूल है वो आपको नहीं बेच पाया मार्केट में, इसका तो लॉस हुआ। लेकिन कुछ आपने नॉर्मल टूल बना करके बेच दिया, उसका गेन भी हो गया। तो अपने को नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है। तो देखो तो 200 यूनिट की स्टाइलिश टूल की लॉस हुई, ठीक है। तो 200 यूनिट की स्टाइलिश टूल की लॉस हुई, लेकिन अरे लॉस हुआ कितना, मतलब कंट्रीब्यूशन था कितना हमें नहीं पता। तो हम कंट्रीब्यूशन पहले निकालते हैं। तो हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाला। सेलिंग प्राइस पर कितनी यूनिट की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है स्टाइलिश टूल की? 225 रुपये की है। उसमें से वेरिएबल हमने माइनस किया टेबल में से निकाल करके, लेबर हमने माइनस किया, फिर वेरिएबल ओवरहेड हमने माइनस किया। आपको याद होगा कि क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड नहीं दिया था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया था। हमने वर्किंग नोट बनाया था, उसमें फिर हमने वेरिएबल ओवरहेड का हमने रेट निकाल लिया था। रेट कितना निकला था? 20 रुपया। तो स्टाइलिश टूल को बनाने में कितना घंटा लगता है? 1.5 घंटा लगता है। और एक वेरिएबल ओवर का 1 घंटे का रेट कितना है? 20 रुपया। तो टोटल कितना होगा? 30। तो हमने लेस कर दिया मटेरियल, लेबर और वेरिएबल हेड। जब हमने लेस किया सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? 91.8। तो हमारा एक्चुअल में जब हमने 200 यूनिट का जो नहीं बेचा, वो हमारा तो जो स्टाइलिश टूल नहीं बेचा, तो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ? ये देखो, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन से हमने इंटू कर दिया, 200 इंटू 91.8, यानी इतना कंट्रीब्यूशन का लॉस हो गया। लेकिन कुछ गेन भी तो हुआ ना, कि कुछ हमने जो नॉर्मल टूल है वो भी हमने बेचे। तो नॉर्मल टूल हमने बेचे कितने हमें ये नहीं पता, तो पहले पता करना पड़ेगा कि हमने नॉर्मल टूल बेचे कितने हैं। तो उसके लिए भी हमने एक वर्किंग नोट बना रखी है। ये देखो, 200 घंटे का अगर हम कशीन सीट वाला स्टाइलिश टूल बनाते हैं तो हमें कितने घंटे की रिक्वायरमेंट होती थी? ये रहा 1.5 घंटे। एक स्टाइलिश टूल को बनाने में 1.5 घंटे लगता था, यानी टोटल हमारा जो लेबर आवर लगता था 200 स्टाइलिश टूल बनाने में, वो लगता था 300 घंटे का। ठीक है, 300 घंटे का लगता था। लेकिन और जो कशन सीट है, सिर्फ कशन सीट बनाने में कितना घंटा लगता था? आधा घंटा लगता था, पता ही है। तो 200 कशन सीट बनाने में कितना घंटा लगता था? हमारा 100 घंटा। यानी 300 घंटा हमारा टोटल स्टाइलिश, यानी 300 घंटे का हमारा लॉस हुआ। और उसमें से जो 100 घंटा है वो कशन सीट बनाने में हमारा गया, तो यानी 200 घंटा बचा। और इस 200 घंटे का हमने यूज़ किया नॉर्मल स्टूल बनाने में। तो नॉर्मल स्टूल बनाने में समय कितना घंटा लगता था? 0.8 आवर लगता था। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो
यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8R, और देखो यहाँ पे भी मैंने निकाला ही हुआ है, दिखाई देता हूँ। नॉर्मल टूल बनाने में कितने लगते हैं, 0.5 फ्रेम में 0.3 असेंबली मैंने टोटल 0.8 लगता है 1 मिनट बनाने में। तो यानी 200 घंटे था, 0.8 लगता था एक नॉर्मल टूल बनाने में, यानी हमने 250 यूनिट बना करके बेच चुकी, नहीं 250 यूनिट पे हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन लॉस तो हमने निकाल लिया, ये कंट्रीब्यूशन लॉस, कंट्रीब्यूशन गेन निकाल, सॉरी अपॉर्चुनिटी लॉस हमने निकाला, अपॉर्चुनिटी गेन निकालते तो 250 यूनिट हमने जो है बेच दी। लेकिन हम 250 यूनिट बेची तो उसका कंट्रीब्यूशन में कितना मिला, अब वो निकालना पड़ेगा। तो देखो सेलिंग प्राइस ये रही, उसमें से मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड हमने जो है माइनस कर दिया। वेरिएबल ओवरहेड का देखो रेट तो सेम ही है सबका, 20 रुपया, और एक को बनाने में 0.8 लेबर आवर लगते हैं, तो 20 रुपये का रेट है 1 घंटे का, और 0.8 आवर लगते हैं, यानी टोटल 16 रुपये वेरिएबल ओवरहेड का इसका निकाल लिया हमने। तो सेलिंग प्राइस में से तीनों मटेरियल, लेबर, ओवरहेड माइनस कर दिया, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 56.96 का। तो 1 यूनिट पे बनाने पे अगर इतना इसको गेन होता है, तो उसने 250 यूनिट बना करके बेचा है, तो उसका गेन टोटल कितना हुआ, इसको हमने 250 से इंटू कर दिया, तो 14 to 40 आ गया, यानी 40 इसको जो है गेन हो गया। तो इस लॉस में से इस गेन को माइनस कर दो तो नेट लॉस हमारा इतना आ गया। यानी तो देखो अगर इतना लॉस हुआ था और इतना हमें गेन हो गया थोड़ा सा, यानी लॉस हमारा कम हो गया थोड़ा, तो हमें नेट जो है लॉस कितना हुआ 4,120 रुपये का। तो हमने नेट इधर जोड़ दिया 4,120। वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली ली थी, और अपॉर्चुनिटी जो लॉस है 4,120 का हुआ, यानी जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है वो कितनी होनी चाहिए, इन दोनों को प्लस करके वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को प्लस कर दो, यानी 15,264 रुपये का जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होना चाहिए था।